वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत जीत जाता है, जिसके बाद यूएसएसआर के अंडर ताशकंद में 1966 में दोनों देशों के बीच एक समझौता कराया जाता है, शांति समझौता, जिसमें भारत की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान जाते हैं। लेकिन ताशकंद में ऐसा क्या होता है जिससे एग्रीमेंट के कुछ घंटों बाद ही शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, और ऐसी कौन सी वो बड़ी न्यूज़ थी जो वो भारत आके सबको देना चाहते थे? तो चलिए जानते हैं इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री को, जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। लाल बहादुर शास्त्री died on January 11, 1966. He was in Tashkent. इस थ्योरी पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। कई सवाल उठते हैं, लेकिन आज तक सर्वमान्य जवाब नहीं मिला है। ये आकाशवाणी है। श्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 70s तक के एरा को स्पाई एरा के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम था, जिसमें मेन लीड में थे यूनाइटेड स्टेट के CIA और यूएसएसआर की KGB। इस टाइम दोनों कंट्रीज एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे और चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उनकी फेवर में आ जाएं, और जिसके लिए जरूरत थी अपने रास्ते में आने वाले हर हर्डल, हर बाधा को या तो खरीद लिया जाए या तो हटा दिया जाए, जिसमें साइलेंटली काम कर रहे थे CIA एंड KGB। इनके स्पाई पूरी दुनिया में एक्टिव थे, लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने की ये है कि जिस भी मिशन में इनका हाथ हुआ वो एक ऐसी मिस्ट्री बन गई जो कभी सॉल्व नहीं हुई। सन था 1962, चाइना भारत पर हमला कर देता है, जिसमें भारत की हार हो जाती है। अभी भारत इस हार से पूरी तरह उभरा तक भी नहीं था कि 2 साल के अंदर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी डेथ हो गई। और इन सब अनसर्टेनिटी के टाइम में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। जब शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, उनके सामने बहुत चैलेंजेस थे, लाइक पॉलिटिकल अनरेस्ट पूरे देश में बना हुआ था। फूड शॉर्टेज इतनी थी कि लोगों को पूरा खाना नहीं मिल पा रहा था। एक तरफ तो ये सब चल ही रहा था, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स उन्हें ठीक से कोऑपरेट तक नहीं कर रहे थे। उन्हें एक कमजोर लीडर के रूप में देखा जा रहा था। यही नहीं, बल्कि नेहरू जी की बहन विजया लक्ष्मी पंडित ने पार्लियामेंट में शास्त्री जी के खिलाफ लो कॉन्फिडेंस वोट भी करा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद शास्त्री जी के फेवर में काफी वोट आए। 1965 वॉर के बाद सब कुछ बदल गया जब भारत ने पाकिस्तान को हराया, जिसके बाद उनकी वैल्यू भारत में बहुत बढ़ गई। शास्त्री जी ने इस युद्ध में ऐसे फैसले लिए जिस वजह से पूरा युद्ध ही बदल गया। उन्होंने इंडियन आर्मी को पूरी छूट दे दी कि वो जैसे चाहे वैसे लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली इंडियन आर्म फोर्स को परमिशन दे दी कि वो जम्मू एंड कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा दूसरे इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी युद्ध के लिए यूज कर सकते हैं। और अब इंडियन फोर्सेस के निशाने पे आ चुके थे पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट। फिर जो हुआ हम सब जानते हैं। दरअसल उस समय पाकिस्तान सोच रहा था कि यह एकदम सही समय है जब हम भारत पे हमला करके कश्मीर जीत सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भारत में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही थी। चाइना से हारने के बाद इंडियन आर्मी का मोरल भी ऑलरेडी डाउन था, और कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में था, और पाकिस्तानी मिलिट्री के पास अमेरिका के दिए एडवांस वेपन भी थे, और स्मॉल स्केल में बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया था, जिसे रिजॉल्व करने के लिए इंग्लैंड सामने आया और दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की बात करने लगा। पाकिस्तान ने सोचा अगर हम अभी भारत से टेबल टॉक करते हैं तो हम अपनी कंडीशंस पे कोई भी बात मनवा सकते हैं, बिकॉज अभी हम ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो वो तैयार हो गया। जैसा कि पाकिस्तान हमेशा करता है, उसने वही किया। पाकिस्तान एक प्लान बनाया जिसे उसने नाम दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर। एंड इस प्लान के अनुसार पाकिस्तान की आर्मी के लगभग 30 से 40 हजार सैनिक कश्मीर के लोगों के भेष में बॉर्डर क्रॉस करते और कश्मीर में इनर इंस्टेबिलिटी पैदा करते, वायलेंस करते। लेकिन कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ कोऑपरेट नहीं किया, जिससे उनका ये मास्टर प्लान फेल हो गया। आफ्टर दैट पाकिस्तान ने इंडिया के अखनूर एरिया को कब्जाने की कोशिश की, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली अखनूर को ऑक्यूपाई करके पाकिस्तान इंडिया और कश्मीर को कनेक्ट करने वाला रास्ता ही बंद कर देता। इन सब के रिटेलिएशन में भारत ने कश्मीर की जगह पंजाब बॉर्डर के फ्रंट्स खोल दिए।
ताकि इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच सके एंड भारत की ये स्ट्रैटेजी काम आई। भारत ने ऑलमोस्ट जीत हासिल कर ही ली थी। इंडियन फोर्सेस के पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया था और लाहौर पे पहुंचने ही वाले थे कि उस टाइम तक पाकिस्तान डर गया और डिफेंसिव मोड पे आ गया। लेकिन तभी यूएन भी बीच में आ गया सीज फायर कराने के लिए। 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन फिर भी कभी कभी बॉर्डर पे क्लैशेस हो जाते थे, जिसके चलते यूएसएसआर ने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने की कोशिश की। एंड यूएसएसआर के दबाव में आके भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में मिलते हैं। यूएसएसआर ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि इस एरा में यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और यूएसएसआर को दुनिया को ये दिखाना था कि वो भी दो देशों के बीच समझौते करा सकता है, साथ ही एशिया रीजन में उनकी कितनी पकड़ है। सो क्योंकि ये मीटिंग ताशकंद में हो रही थी, इसलिए इसे ताशकंद एग्रीमेंट या समझौता भी कहते हैं। और यही जन्म लेती है एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हुई, या फिर यूं कह ले कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट में आखिर था क्या। इस एग्रीमेंट के अनुसार भारत और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पावर या शक्ति का यूज नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाएंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों देश अपनी आर्मी को बॉर्डर लाइन से पीछे हटा लेंगे और उस जगह वापस चले जाएंगे जहां वो 5 अगस्त से पहले थे। भारत पाकिस्तान इस बात पर भी अग्री कर गए कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपने पॉलिटिकल रिलेशंस भी ठीक करेंगे। भारत और पाकिस्तान अपने अपने देशों में आए रेफ्यूजीज को लेकर भी डिस्कशन करना जारी रखेंगे और जो भी टेरिटरी एक दूसरे के पास आ गई है उसे लौटाएंगे। ताशकंद एग्रीमेंट 4 जनवरी 1966 को शुरू हुआ और 10 जनवरी 1966 को इस पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान और भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिग्नेचर किए। और चलिए अब जानते हैं कि उस दिन शास्त्री जी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद उस दिन ताशकंद में एक पार्टी रखी गई। उस पार्टी के बाद शास्त्री जी उस विला में पहुंचे जो उनके रशियन होस्ट ने उनके रहने के लिए प्रोवाइड किया था। देर शाम को मॉस्को में इंडियन एम्बेसडर टीएन कॉल के पर्सनल कुक जॉन मोहम्मद ने उन्हें खाने में लाइट मील दिया। रात को लगभग 11:30 बजे उन्होंने रशियन बटलर से एक ग्लास दूध मांगा। उसी टाइम शास्त्री जी की बेटी सुमन का फोन आता है। उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि उनके साथ ताशकंद में क्या क्या हुआ। शास्त्री जी जानना चाहते थे कि ताशकंद में हुए समझौते को लेकर इंडिया के लोग क्या सोच रहे हैं, बिकॉज जो भी टेरिटरी इंडिया ने पाकिस्तान से जीती थी हमें वापस करनी पड़ रही थी। लेकिन साथ ही फोन पे उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक बहुत बड़ी खबर लेकर आने वाले हैं, लेकिन वो खबर क्या थी किसी को नहीं पता। इस बीच फोन की लाइन कटते ही बातचीत अचानक रुक गई। फोन पर शास्त्री जी के अंतिम शब्द थे, मैं एक ग्लास दूध पीकर सो जाऊंगा। उस समय जब उनके पर्सनल स्टाफ उनके रूम से निकले तब शास्त्री जी ठीक थे। उन्हें आखिरी बार अपने होटल रूम में रात को टहलते हुए देखा गया था। लेकिन 11 जनवरी की सुबह करीब 1:20 पर शास्त्री जी उठे और उन्हें तेज खांसी होने लगी। उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जिस कमरे में थे उसमें ना तो फोन था और ना ही बेल, इसलिए उन्हें अपने स्टाफ को अपने पर्सनल डॉक्टर आरएन चुक को इन्फॉर्म करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ा। जब तक डॉक्टर चुक पहुंचे शास्त्री जी की डेथ हो चुकी थी। लक्षण हार्ट अटैक के थे। डॉक्टर चुग अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। वो रोने लगे। शास्त्री जी ने भगवान राम का नाम लिया और ठीक 1:32 में शास्त्री जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पहले उनकी बेटी सुमन का जो फोन कट गया था वो दोबारा कॉल 1:45 पर लगा। तब उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शास्त्री जी हार्ट पेशेंट थे और इससे पहले एक बार 1959 में उन्हें हार्ट अटैक भी आ चुका था और आगे जो हुआ वो एक मिस्ट्री है। अब ये जो घटना घटी एंड इसका जो भी क्लैरिफिकेशन उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया कि शास्त्री जी की डेथ एक नेचुरल डेथ थी, ना कि कोई कॉन्स्पिरेसी, तो ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है
क्योंकि इन इंसिडेंट्स को देखते हुए कुछ सवाल तो अपने आप उठते ही हैं कि वो एक देश के प्राइम मिनिस्टर थे और किसी दूसरी कंट्री में सस्पिशियस हालत में उनकी मौत हुई, सो उनका पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए था। यही नहीं, जब उनकी बॉडी दिल्ली लाई गई तो पहले तो उनके घर वालों को बॉडी के पास नहीं जाने दिया गया, लेकिन जब घर वालों का प्रेशर बढ़ा तो उन्हें बॉडी दिखाई गई। उनकी फैमिली ने नोटिस किया कि उनकी बॉडी नीली पड़ चुकी है, तो क्या उन्हें जहर दिया गया है? और अब उनके घर वालों ने पूछा कि शास्त्री जी की बॉडी नीली क्यों है, तो उनकी बॉडी पे चंदन का लेप लगा दिया गया। अब क्योंकि शक उठ ही गया था तो शास्त्री जी की फैमिली ने उनके पोस्टमार्टम कराने की बात करी, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, शास्त्री जी की डेथ एकदम नेचुरल है। अगर शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता तो जो भी सच्चाई होती वो लोगों के सामने होती। एक्चुअली बात इतनी सी नहीं है। शास्त्री जी के पेट के नीचे एक कट था और उनकी गर्दन पे भी एक कट था जिससे खून निकल रहा था। उनकी टोपी पे पूरे खून के निशान थे जो आज भी उनकी फैमिली के पास है। ताशकंद से शास्त्री जी की सारी चीजें वापस आ गई सिवाय उस थर्मस के। एंड क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर उनके कपड़े, पेन जैसी छोटी छोटी चीजें तक वापस भेज दी गई तो उनका थर्मस जो कि वो हमेशा अपने पास रखते थे उसे क्यों नहीं भेजा गया? इंडियन गवर्नमेंट ने शास्त्री जी की डेथ पे कोई सवाल नहीं किए और ना ही किसी के सवालों का जवाब दिया। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि यूएसएसआर ने इंडियन गवर्नमेंट को पोस्टमार्टम का ऑफर भी दिया था क्योंकि उन्हें डाउट था कि शास्त्री जी को पॉइजन दिया गया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। शास्त्री जी की मौत के बस 3 घंटे के अंदर ही केजीबी ने शास्त्री जी के कुक को अरेस्ट कर लिया एंड पूछताछ करी, जिसमें मोहम्मद जान एंड अहमद सतैरो भी थे, लेकिन ये बात हमसे छुपाई गई। इंडिया में सिर्फ अपोजिशन ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई मेंबर्स ने भी उनकी डेथ पे सवाल उठाए, जैसे कि महावीर प्रसाद भार्गव जी जो कि कांग्रेस के ही नेता थे। उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि शास्त्री जी एक देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि उनके कमरे में ना फोन था और ना कोई बेल। शास्त्री जी के नाम से एक लेटर उस टाइम के ब्लिट्स टैबलॉइड में रिलीज होता है जिसमें शास्त्री जी कहते हैं कि मैं ताशकंद जा रहा हूं ताकि देश में, विश्व में शांति स्थापित रहे। लेकिन 1967 में फॉरेन कंट्री के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जिसमें कहा गया कि ये लेटर फेक था, जिससे एक बार फिर शास्त्री जी पे बात होनी शुरू हो गई। मिस्टर आबिद अली ने पार्लियामेंट में ये सवाल खड़ा किया कि इतनी बड़ी न्यूज कोई पब्लिश कर रहा है तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई। पहले तो उन्हें ये कहा गया कि अब क्वेश्चन आवर्स पूरे हो चुके हैं, और तो और जानते हैं हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने क्या जवाब दिया, हमने जरूरी नहीं समझा इसलिए इंक्वायरी नहीं कराई। बाद में बात पे बात निकली कि जिसने भी ये लेटर लिखा था उसे ये पता रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ताशकंद से वापस नहीं आने वाले, नहीं तो अगर वापस आते तो उनका झूठ पकड़ा जाता। ताशकंद में जो शास्त्री जी के अटेंडेंट थे रामनाथ, उनका 1970 में एक्सीडेंट हो जाता है एंड इमरजेंसी के बाद 1977 में डॉक्टर चूक जिन्होंने शास्त्री जी को सबसे पहले देखा था उनका भी उनके फैमिली मेंबर्स के साथ रोड एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मर जाते हैं। जो भी शास्त्री जी के करीब थे वो मारे जा रहे थे। तो इस तरह शास्त्री जी की डेथ इंक्वायरी के लिए जो राज नारायण कमेटी बनाई गई थी उसमें पेश होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। अब जब कुछ भी क्लियर नहीं था तो शास्त्री जी की डेथ को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आने लगी, जैसे कि कहा जाने लगा कि शास्त्री जी को मरवाने के पीछे सोवियत के केजीबी का हाथ है, क्योंकि शास्त्री जी इजीली नेगोशिएट करने को तैयार नहीं थे। वो इसमें डिले कर रहे थे और सोवियत पाकिस्तान को खुश करना चाहता था ये समझौता करा के, ताकि पाकिस्तान जो कि अमेरिका का एलाई था वो सोवियत के फेवर में आ जाए। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पहले आपसे कहा था कि शास्त्री जी ने अपने फैमिली मेंबर्स को फोन पे कहा था कि वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बताने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ताशकंद में मिले थे, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। वो जिंदा थे, उनका मरना महज एक अफवाह थी ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि उनकी वाइफ एमिली शैंकल ऑस्ट्रियन थी। तो इसकी काफी हद तक पॉसिबिलिटीज है कि नेताजी किसी दूसरी आइडेंटिटी पे किसी और कंट्री में रह रहे होंगे, क्योंकि एक बार वो इटालियन आइडेंटिटी से ओरलैंडो मज़ोटा नाम से रह चुके थे, जिसमें उनकी वाइफ ने उनकी काफी हेल्प की थी। अब क्योंकि ये फोटो भारत में बहुत सर्कुलेट हो चुकी थी, तो जब एज एन एविडेंस इस फोटो के बारे में पूछा जाने लगा तब इस थ्योरी को ये कहकर नकार दिया जाता है
कि एक जैसी शक्ल की दुनिया में बहुत लोग होते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ये भी है कि शास्त्री जी की मौत के पीछे CIA का हाथ है। अक्टूबर 1964 में चीन अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, जिसमें भारत को खतरा और बढ़ गया था, क्योंकि 1962 में चीन पहले भी हम पे हमला कर चुका था और अब इंडिया ये जान गया था कि उसे अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए एटॉमिक पावर बनना जरूरी है और अमेरिका किसी को भी इसमें आगे बढ़ते नहीं देख सकता था। भारत के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पे यानी पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि अगर गवर्नमेंट परमिशन दे तो हम 1.5 साल के अंदर ही न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, जिसमें अमेरिका अलर्ट हो जाता है। चाइना से वॉर हारने के बाद अब पाकिस्तान के साथ भी 1965 में युद्ध हुआ, तो बात की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर होमी भाभा को शास्त्री जी ने परमाणु डिवाइस बनाने की परमिशन दे दी। इसी सिलसिले में होमी भाभा अमेरिका भी गए और उन्होंने अमेरिकन ऑफिसर से कहा कि भारत इतना सक्षम है कि 18 महीने में न्यूक्लियर बम बना सकता है, लेकिन अगर अमेरिका हेल्प करे तो भारत ये काम सिर्फ 6 महीने में ही कर लेगा। और यही वो पॉइंट था जब शास्त्री जी और होमी भाभा का कॉम्बिनेशन अमेरिका को डेडली लगने लगा। और ताशकंद में जो हुआ उस पे CIA पे शक इसलिए जाने लगा क्योंकि इसके ठीक कुछ दिन बाद न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े डॉक्टर होमी भाभा की भी 25 जनवरी 1966 को प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, और जिसका जिक्र हमें जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस की बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो में मिलता है। इसमें CIA एजेंट क्रोली ने कहा था, जो कि एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था जिसे डगलस ने उसे बिना बताए रिकॉर्ड कर लिया था। क्रोली ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत में CIA का हाथ था। क्रोली ने केवल शास्त्री जी ही नहीं बल्कि होमी भाभा की मौत के पीछे भी CIA के हाथ होने की बात कही थी। क्रोली ने बताया कि भाभा वियना जा रहे थे, जो उनके लिए और भी परेशानी बढ़ा सकता था, जिस वजह से रास्ते में ही उन्होंने प्लेन को बम से उड़ा दिया, पहाड़ियों के ठीक ऊपर। डगलस की किताब के अकॉर्डिंग क्रोली ने दावा किया कि हमने शास्त्री को भी निपटा दिया। ये दोनों ही एटॉमिक बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, जो हमारे लिए चिंता की बात थी। इस बुक की कन्वर्सेशन हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये एक मोटी मोटी थियरी है जो कहीं रिटन में हमें विद एविडेंस देखने को मिलती है। अब इसके पीछे राजनीतिक मकसद क्या हो सकता है? कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज क्लेम करती हैं कि भारत की इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरीज और सत्ता पावर के लिए संघर्ष कोई इंडिविजुअल या पॉलिटिकल ग्रुप इस काम को अंजाम दे सकता है। शास्त्री जी की मौत के पीछे काफी हद तक इनका हाथ हो सकता है, काफी हद तक। अब वजह जो भी रही हो, लेकिन सच और दुख की बात यह है कि भारत ने एक ऐसा लीडर खो दिया जो सिर्फ अपने 18 महीने के कार्यकाल में ही पूरे भारत के लिए बिना रुके बहुत कुछ कर गए। वो शास्त्री जी ही थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और जब भारत में खाने के लिए स्ट्रगल चल रहा था तो शास्त्री जी ही हरित क्रांति लेकर आए, और उन्होंने ही इस मुश्किलों के दौर में लोगों को किचन गार्डन के लिए इंस्पायर किया। लोग उनसे इतने इंस्पायर हो चुके थे कि उनके कहने भर से ही भारत की जनता ने हफ्ते में एक दिन उपवास किया, और जब 1965 का युद्ध हुआ तो वो अहिंसा के सिद्धांतों पे चलने वाले शास्त्री जी ने टाइम पे बोल्ड डिसीजंस भी लिए। इतना ही नहीं, जंग के टाइम पर वो जवानों के मॉरल बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर भी गए। ऐसे महान नेता को खोना भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस था जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही वीडियो खत्म करता हूं। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपको कौन सी वजह सही लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।